हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नक्सल पुनर्वास नीति पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आज के बाद आपके मन में सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। एंड दिस वीडियो वन वीडियो विल हेल्प यू इन राइटिंग गवर्नेंस, इन मैनेजिंग नक्सल्स, द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, एंड देन फाइनली जो आपका ऐसे में एक अपने आप में एक टॉपिक बन सकता है, नक्सल रिहैब पॉलिसी, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंटरेस्टेड छत्तीसगढ़ to frame this policy, and this may act as a model document for the upcoming other states also. Okay, चलो। तो देखो यार, इस पॉलिसी का नाम है छत्तीसगढ़ नक्सल सरेंडर विक्टिम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2025। ठीक है, और इसके तीन पार्ट हैं। पहला है नक्सल अफेक्टेड जो पीपल हैं, जो नक्सली क्षेत्रों में रहते हैं, जिन पे नुकसान हुआ है और जो बेचारे इसका आफ्टरमाथ झेल रहे हैं, उनको सहायता पहुंचाना। दूसरा, हमारे जो भाई गलत रास्ते पे चले गए थे और वो जो वापस आकर के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए पुनर्वास और साथ ही साथ पुनर्जीवन व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग देना। और साथ ही साथ अभी भी इनामी नक्सलों की घोषणा भी इसमें जोड़ी गई है। तो ये तीन पार्ट हैं इसके, एक, दो, तीन। क्लियर है। अब अगर हम देखें कि ये जो पॉलिसी है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य तीन है। अगर हम ये दीज आर एथिकल उद्देश्य, पहला है मुख्य धारा से जोड़ना, दूसरा उनको पर्याप्त सुरक्षा देना, और तीसरा उन्हें फिर से बसाना। इंग्लिश में कहें तो मेन स्ट्रीम कनेक्शन, एडिक्वेट सिक्योरिटी, रिहैबिलिटेशन। दोस्तों, पहली बार मैंने कोशिश किया कि हिंदी इंग्लिश को साथ में लेके चलूं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया एंड आप लोग कोशिश किए कि भैया हिंदी मीडियम वाले भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए डेडिकेटेड कंटेंट बनाऊं, तो मैं जरूर बनाऊंगा। बट आपका सपोर्ट उसके लिए उसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो ये तीन उद्देश्य हैं जो आप अपनी ओपनिंग लाइंस में सीधे सीधे मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, रिहैबिलिटेशन का अगर इसेंस देखें, सीधे सीधे पर्पस देखें, तो वो दो होता है। एक, उसको रहने का सहारा आप दीजिए, जिस भी व्यक्ति को आप रिहैब कर रहे हैं, और दूसरा जीने का सहारा दीजिए। जीवन में यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रहने का सहारा, मतलब घर दीजिए, जमीन दीजिए, तब तो वो बेचारा रहेगा, कहाँ रहेगा, शेल्टर दीजिए। और दूसरा, जब वो रहना शुरू कर दिया तो उसको रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, इंटरनेट, सारी की सारी सुविधाओं के लिए उसको लाइवलीहुड देना होगा, उसको जीने का सहारा देना होगा। और ये जो पॉलिसी है, इन दोनों पार्ट पे, ये जो मैंने आपको ये कीवर्ड्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे पॉलिसी में मेंशन वर्ड्स हैं। जैसे सरेंडर ऑफ आर्म्स, हाउस एंड हाउस लैंड के लिए सपोर्ट देना, साथ ही साथ सरेंडर करने पे कुछ और सपोर्ट मिलता है। जबकि विक्टिम्स को सीधे सीधे 10 लाख रुपए, अगर लॉस ऑफ लाइफ है या असेट है, उसका अलग अलग कैटेगराइजेशन है। लाइवलीहुड के लिए इनको सब्सिस्टेंस ग्रांट दिया गया है, एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया गया है, मैरिज में सपोर्ट दिया गया है, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स में सपोर्ट दिया गया है, राशन कार्ड्स में दिया गया है, और इनके लिए कई सारी सुविधाएं की गई हैं। वैसे ही जो हमारे विक्टिम्स हैं, जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज में रहते हैं, उनके लिए भी लगभग सिमिलर प्रोविजंस किए गए हैं। अब ये तो बेसिक बैकग्राउंड था, मतलब जस्ट टू मेक टेक यू अ ब्रीफ ओवरव्यू, कि अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं पता और इससे आप कीवर्ड निकालो, तो आप इससे करीब 20 से 22 कीवर्ड ले सकते हो और उन पे अपना आंसर बना सकते हो। चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं। दोस्तों, अगर हम इस पूरी पॉलिसी की बात करें, तो एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 2023 में भी पॉलिसी निकाली थी। ठीक है, इस जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट का नाम था छत्तीसगढ़ नक्सलिज्म इरेडिकेशन पॉलिसी, 2023 में ये आई थी। ठीक है, और ये जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में अमेंडमेंट करके 28 मार्च 2025 को ये जो नई पॉलिसी जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, उसको लाया गया है। ये थोड़ी ब्रॉडर व्यू में है, इसका प्रोस्पेक्ट अलग है, और इसकी जो वैलिडिटी है या इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 वर्ष तक की है, या जब तक नई कोई पॉलिसी नहीं आ जाती। क्लियर हो गया। अब ये अप्लीकेबिलिटी क्या है, तो इसमें दो कैटेगरीज में, जैसा कि मैंने बताया, दो लोग हैं। एक हो गए नक्सल अफेक्टेड फैमिलीज, दूसरे हो गए सरेंडर्ड नक्सल्स। तो सरेंडर नक्सल्स के लिए ये जो पॉलिसी है, ये 28 मार्च 2025 से लागू होगी, ये डेट से। ठीक है, जबकि जो हमारे अफेक्टेड पीपल हैं, उनके लिए राज्य की स्थापना से ही इस पॉलिसी का लाभ दिया गया है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कितना ज्यादा पीपल सेंट्रिक है, ये लाइन यहां से आप प्रूव कर सकते हो। और इसके जो ऑब्जेक्टिव, तीन ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव दिए गए इस पर्टिकुलर पॉलिसी के। पहला है, इसका पर्पस है कि राज्य और केंद्र के बीच कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट
तैयार करना और इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन करना, जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई है। दूसरा, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को बनाना। जैसे अगर आप किसी को रहने का सहारा दे रहे हो, किसी को जीने का सहारा दे रहे हो, तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट, किसी न किसी डिपार्टमेंट से होगा। तो देयर इज ऑल्सो इंस्टेंस जहां पे एक डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। तो ये भी इस पॉलिसी के में निहित है कि कौन सा काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा और आपस में सहयोग कैसे करेंगे। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो फंडिंग की बात की गई है, जो सपोर्ट का पैसा है, ट्रेनिंग का पैसा है, स्कूल्स का पैसा है, आर्म्स के अगेंस्ट में जो सरेंडर का पैसा है, ये सारा का सारा चीज कहां से आएगा वो भी इसमें दिया गया है। तो ये दो चीजें हमने बात कर लिया, एप्लीकेबिलिटी किसके लिए कब से लागू है, हमने ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कमिटीज। इस पूरे के पूरे पॉलिसी में दो लेवल की कमिटीज है, एंड ये दो लेवल की कमिटी मतलब समझ लो सारे कामों के लिए रेडी हैं। एक है जिला स्तर की कमेटी जो कलेक्टर अध्यक्षता करेंगे, एक है राज्य स्तरीय कमेटी जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी लेवल पे ऑफिसर्स इसको चेयर करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। लो भैया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एकदम शॉर्ट एंड सिंपल। डिस्ट्रिक्ट कमेटी कौन हेड करेगा? कलेक्टर। इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर। मेंबर सेक्रेटरी कौन रहेंगे? इसके डिस्ट्रिक्ट एसपी रहेंगे, एडीजीडीपी, आईजी या डीआईजी लेवल पे ये इसके मेंबर सेक्रेटरीज रहेंगे। इसमें मेंबर्स कई सारे रहेंगे बिकॉज ये जो बॉडी है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस करेगी। मतलब सारे के सारे समझ लो आप पावर को डिसेंट्रलाइज करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दिया है। ठीक है, और स्टेट कमिटीज का सिर्फ काम रह गया रिफॉर्म्स का, कि मान लो कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसा इशू है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व नहीं हो पा रहा, वही बस जाके स्टेट लेवल पे रिफर होगा। तो मोस्टली जो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है या इस पूरे पॉलिसी को इफेक्टिवली रेगुलेट करने का पार्ट है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया गया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या है? अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल को समझना हो तो दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट आल्सो। तो आप ये भी दे सकते हो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा है कि जो मेरा पीआरआईज है या जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नेंस है, दे आर द बैकबोन टू रन ऑल दीज काइंड्स ऑफ पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज। तो इस तरीके से अभी आप चीजें इसको लिख सकते हो। अब हम शुरू कर रहे हैं बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स किसको दिया जाना है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, और ये सारा का सारा मैं सीधे पिक कर रहा हूं पॉलिसी से ही। दिस इज द स्क्रीनशॉट। और ये टोटल 8 क्राइटेरियाज बताए गए हैं जिसके तहत लोगों को फायदा होगा। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार की चल अचल संपत्ति को नुकसान हो, किसी मुखिया की पत्नी, आश्रित भाई बहन जिसमें जो है तो शामिल है, शासकीय सेवा में होने से पीड़ित परिवार को ऐसा नहीं है कि भैया किसी एक आदमी की सरकारी नौकरी है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं, जो जो नक्सलों से बेचारे प्रभावित है उनको ये फायदा दिया जाएगा। साथ ही साथ क्षति पहुंचाने पर इसमें जो एसपी साहब है उनको काफी ज्यादा पावर दी गई है कि दे ही कैन एक्चुअली रिकमेंड। साथ ही साथ किसी का बॉडीली इंजरी हो जाए, किसी का क्या कहते हैं कोई अंग भंग हो जाए तो भी इसको फायदा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है? तो देखो यार, टोटल अगर आप प्रोसेस देखो तो 30, आप एक सिंपल समझ लो, एक फैमिली है, एक फैमिली जाती है जो कि नक्सलों से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो एक एप्लीकेशन सबमिट करती है एसपी साहब को। किसको देगी वो? एसपी साहब को। एसपी साहब 30 दिन के भीतर उस एप्लीकेशन को ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और लेके चले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट रिव्यू लेवल कमेटी में। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी वही दो कमिटीज है जिसके मैंने बात किया, पहला लेवल था डिस्ट्रिक्ट, दूसरा था स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इसको प्रॉपर तरीके से देखेगी एंड देन इसके रिहेबिलिटेशन को लेकर रिकमेंडेशन देगी। रिकमेंडेशन के बेसिस क्या होंगे जो कि मैं आगे बताऊंगा, कौन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसका क्या इंटाइटलमेंट है, बस इतना। और ये जो पूरा का पूरा पेमेंट डिसबर्सल का प्रोसेस है, दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड विद इन 120 days. Justice delayed is justice denied. So इस पर्टिकुलर एड्रेस, इस इशू को यहाँ पे बोला गया कि टाइमली कैसे इंप्लीमेंट करना है। मतलब समझ रहे हो आप, अभी तक दिया जाएगा बात करता था, कितने दिन में दिया जाएगा ये पहली बार बात हो रही है। दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड आल्सो। अब मान लीजिए कुछ कुछ ऐसे इश्यूज है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नहीं हो पा रहे, तो वो स्टेट लेवल पे जाएंगे और स्टेट लेवल का काम है कि वो 60 डेज के भीतर इसको रिजॉल्व करा देगा। क्लियर हो गया? आई होप ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको क्लियर है। फर्स्ट स्टेज, बंदा एप्लीकेशन देगा, फैमिली एप्लीकेशन देगी, किसको? एसपी को देगी, एसपी उसको वेरीफाई करेंगे कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। फिर कहाँ जाएगी? हर मंथ होने वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इसके पास, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उसको रिव्यू करेंगी, वो एक रिकमेंडेशन देगी, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे 120 दिन के भीतर रिहेबिलिटेशन हो जाएगा।
और अगर मान लो कुछ इशू फंस रहा है तो वो स्टेट लेवल पे जाएगा और स्टेट लेवल उसको 60 दिन के भीतर रिजॉल्व कर देगा। तो ये हो गया प्रोसेस। अब सपोर्ट क्या क्या मिलता है, तो देखो यार इसके कई सारे कैटेगरीज है। जैसे मॉनेटरी सपोर्ट, तो टोटल 10 लाख रुपए मिलेंगे अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाए तो, 5 लाख रुपए मिलेंगे अगर वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, इस लेवल के केसेस में, 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर कोई और सीरियस एक्सीडेंट्स हो तो, और उसके बाद आपको 40,000 रुपए मिलेंगे अगर आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गाड़ी घोड़ा अगर आपका खराब हो गया तो, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या क्रॉस फेंसिंग की जो फायरिंग होती है नक्सल्स के साथ, उस दौरान अगर ये ऐसा कुछ होता है तो। उसके बाद अगर आपका घर बर्बाद हुआ है तो 60,000 रुपए रूरल एरियाज में, 1.5 लाख रुपए अर्बन एरियाज में मिलेंगे। अब अगर मान लो जो मशीन आपकी जीविका का साधन था उसमें अगर लॉस हुआ है तो उसके भी अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए, 3 कैटेगरीज हैं। 60,000 अगर आपकी बैलगाड़ी गई है तो, 6 लाख रुपए अगर आपका ट्रैक्टर या जीप गए हैं तो, और 8 लाख रुपए यदि आपका जेसीबी, रोड रोलर, ट्रक या इस लेवल की कोई मशीनें गई है तो। साथ ही साथ मान लीजिए ऐसा लगता है कि सरकार जो भी नक्सल विरोधी कदम उठा रही है इसका कुछ नेगेटिव असर पड़ सकता है हमारे जो वहाँ के लोगों पर, तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी किसी एक अल्टरनेट जगह पे 1.5 हेक्टेयर की उनको कृषि भूमि, अगर अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर रहे हैं तो करीब 1742 स्क्वायर फीट का उनको प्लॉट देना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी कई सारी चीजें की गई हैं। जैसे पुलिस को लगता है कि कोई एक व्यक्ति विशेष है जो उनको नक्सल विरोधी कार्यक्रम में स्पेशल मदद पहुंचा सकता है, तो एसपी साहब अपने रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पे भेजेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बेस्ड ऑन उसका एजुकेशन लेवल उसको ग्रेड 4 या ग्रेड 3 में देना है इसका रिकमेंडेशन करेगी। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये 15 लाख रुपए कैसे दिए जाएंगे, उनको पहले 12 लाख की एफडी की जाएगी जिसका ब्याज उनको सालाना दिया जाएगा, साथ ही साथ 3 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। आई होप ये एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया जाएगा, कौशल विकास केंद्र में उनको मुफ्त विकास स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। उनके बच्चों को 18 वर्ष तक फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा एकलव्य में। कॉलेज लेवल में भी कई सारे हैं, जैसे सुंदरलाल मुफ्त शिक्षा जो विश्वविद्यालय है उसमें फ्री एजुकेशन है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी को स्किल डेवलपमेंट करना है उसके लिए 25,000 रुपए और दिए जाएंगे। साथ ही साथ मान लो कोई खुद से अपना कोई लाइवलीहुड जनरेट करना चाहता है तो 2 लाख रुपए तक का लोन, और अगर एडिशनल लोन लेता है तो उसको जो 3% सिंपल इंटरेस्ट में राज्य सरकार वहन करेगी। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज जो लोकल लोगों को हायर करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बात की गई है, जिसमें सैलरी एंड वेजेस का करीब 40% तक 5 वर्ष तक राज्य सरकार वहन करेगी, और एडिशनल अगर लोगों को किया जाता है उसका 10%। साथ ही साथ इनको जो राशन कार्ड मिलेगा वो प्राइमरी राशन कार्ड मिलेगा। और ये जितने भी हमारे अफेक्टेड फैमिलीज हैं इनको अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में भी हमेशा प्रायोरिटीज दी जाएगी, चाहे वो विलेज लेवल की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, कोई और स्कीम आई हो, इन सारे में उनको प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। अब नक्सल अफेक्टेड फैमिली को भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया, मतलब सिंपल समझ लो कि कोई पीड़ित है, अब उस पीड़ित की 4 कैटेगरीज बनाई गई है। कौन कौन सी हैं, पोड़ेम आयनेद, परिया पारियानेद, मुन्ने दायका डाका, असल संगतोर, ये 4 के चारों गोंडी भाषा में किए गए कैटेगरीज हैं। जैसे किसी का एजुकेशन प्रभावित हो रहा है तो वो आएगा विद्यांजलि के तहत, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोड़ेम आयनोद आयनेद। दूसरा पीड़ित महिला को हम कह रहे हैं उड़ान, जिनका नाम क्या है, पारिया नींद। गंभीर घायल या स्थायी अपंग को हम कह रहे हैं मुद्दे दायका डाका या बढ़ते कदम। और चौथा है पुलिस के लिए जो विशेष सहयोगी है जिनको डायरेक्ट पुलिस में नौकरी मिल सकती है, वह है असल संगतोर, वो क्या है, समर्थ साथी। और इन 4 कैटेगरीज के लिए अलग अलग इंटाइटलमेंट है। और अगर आपके पास नक्सल नीति का अगर पीडीएफ है तो लास्ट के 4 पेजेस में एक एक कैटेगरीज को लेकर के इन्हीं 4 के बारे में डिटेल दी गई है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में। आप लोग एक बार रेफर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। अब उसके बाद आते हैं जो हमारे सरेंडर्ड नक्सली, जो भूतपूर्व नक्सली हैं, हमें नक्सली तो नहीं बोलना है बिकॉज सरेंडर होने के बाद वो हमारी मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें सिर्फ पर्सन बोले, बट सरकार ने उनको इस तरीके से परिभाषित किया है। मोटा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में गतिविधि में सम्मिलित होना आवश्यक है।
मतलब यदि कोई झारखंड या उड़ीसा का निवासी है जो इन गतिविधियों में जुड़ गया था, बट अब उसको लगा नहीं उसे सही रास्ते में लौटना है, तब तक उसे एहसास हुआ कि वो छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है, तो वो जाके छत्तीसगढ़ सरकार के सामने ये सारे बेनिफिट मांग सकता है। ठीक है, और ये सारा का सारा आपको कंप्लीट है। इसके अलावा ज्यादा डिटेल में इसमें जाना नहीं। इसका भी प्रोसेस कैसा है, तो देखो इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस में दो कमिटीज बनानी है, स्क्रीनिंग कम रिहेबिलिटेशन कमेटी एंड सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन कमेटी। ये जो कमिटीज हैं, ये इनका काम है नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं वो सही तरीके से रह रहे हैं कि नहीं, क्या वो सच में सरेंडर करना चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक करना, उनके एसोसिएशंस को देखना, ये सारा का सारा काम इस कमेटी का है। हमारी नीति में यही 4 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको पहले बताया। सेम एसपी के सामने एप्लीकेशन, 30 दिन के भीतर वो वेरिफिकेशन करेंगे, फिर चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में। डिस्ट्रिक्ट कमेटी कहेगी 120 दिन के भीतर पूरा पैसा वगैरह दे दो भैया, ताकि वो अच्छे से बस पाए। और फिर उसके बाद अगर कुछ इश्यूज फंस जाते हैं तो वो स्टेट कमेटी में जाएगी। और ये जो भी रिकमेंडेशन देंगे जॉब से रिलेटेड या बाकी सारी चीजों से रिलेटेड, वो इन फैक्टर्स को लेके करेंगे। पहला, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी उम्र कितनी है, उनका एजुकेशन का स्तर क्या है, उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उनका खुद का क्या प्रेफरेंस है, वो किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, साथ ही साथ क्या कोई पुनर्वास की प्रॉपर प्लानिंग है। फिर उसके बाद आता है कि क्या वो नक्सलों या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इरेडिकेशन में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं कि नहीं। क्लियर है। ये जो सारी चीजें पूरी होने के बाद ये उनको डिसबर्समेंट मिलता है और अलग अलग कैटेगरीज में बेनिफिट मिलता है। इसमें एक और चीज मैंने देखी कि जो छत्तीसगढ़ के 5 लाख से ज्यादा इनाम वाले जो सरेंडर्ड नक्सलीज है, उनमें थोड़ा ज्यादा ये फायदा है। ठीक है, अब फिर से चलते हैं मॉनेटरी सपोर्ट। इसमें क्या है, 2-3 टाइप के सपोर्ट हैं। पहला है कि जब आप आ रहे हो तो अगर आप नक्सल हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हो तो हर एक नक्सल हथियार कारतूस तक का इसमें बेनिफिट है। और अगर आपने पूरे ग्रुप के साथ सरेंडर किया, मान लीजिए एक पूरा ग्रुप है जिसके 80% लोग सरेंडर कर रहे हैं, उसमें ये जो फायदा है ये डबल हो जाएगा। मतलब जो जो आपका इंटाइटलमेंट है दैट विल बी डबल्ड। फिर सपोर्ट फॉर सरेंडर जैसे 50,000 है वो 1 लाख रुपए मिलेगा। मैरिज के लिए भी इसमें सपोर्ट दिया गया 1 लाख रुपए का एडिशनल। अब अगर मान लीजिए कोई नक्सल है जिसके ऊपर 5 लाख से ज्यादा के नाम है, तो भी उसको 1 हेक्टेयर रूरल एग्रीकल्चर लैंड देना है या 1742 अर्बन एरियाज में जमीन देनी है। अगर राज्य सरकार दोनों में से कुछ नहीं दे पा रही तो उसको 2 लाख रुपए देना है कि भैया जाओ तुम जमीन खरीद लो, पहला। दूसरा, उसके ऊपर घर बनाने के लिए उसको 1 लाख रुपए देने हो। क्लियर है। अब इसके बाद एम्प्लॉयमेंट, पुलिस को अगर लगता है कि कोई आदमी सच में हमारे काम का हो सकता है तो निम्नतम आरक्षक या गार्ड लेवल पोजीशंस में इनको ये ऑफर कर सकते हैं। इसका भी सेम है, कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इसको रिकमेंड करेगी। ठीक है, पहला रिकमेंडेशन एसपी से आएगा, एसपी इसको रिव्यू करके वेरीफाई करके भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इसको रिकमेंड करेगी। अब अगर मान लो राज्य सरकार इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है तो इनको भी मॉनेटरी बेनिफिट देना होगा करीब 10 लाख रुपए का। और ये जो 10 लाख रुपए है ये एफडी में डाले जाएंगे। 3 साल तक उस व्यक्ति का बिहेवियर देखा जाएगा, क्या वो सच में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, एंड उसका बिहेवियर रिव्यू करने का जो काम है वो स्क्रीनिंग कम सरेंडर कमेटी, स्क्रीनिंग कम रिहेबिलिटेशन कमेटी या सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन कमेटी करेगा। और जैसे ही 3 साल बाद वो व्यक्ति लगता है कि नहीं वो अब मुख्य धारा से जुड़ चुका है तो उनको ये 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सपोर्ट की तरफ दिया जा रहा है, जैसे नक्सली को जो पैसों के लालच में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं इससे बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन में भी सपोर्ट दिया जाएगा। जिन नक्सलियों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एजुकेशन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी टिल द एज ऑफ 18। एडमिशंस में प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी। और अगर मान लीजिए पूरा का पूरा गांव नक्सल मुक्त हो जाता है तो राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए उस पूरे गांव के विकास के लिए लगाएगी। चलो भैया, मतलब गांवों को भी यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ क्रिमिनल चार्जेस वेव ऑफ करने के लिए भी अच्छी खासी गाइडलाइन है कि राज्य सरकार के ऊपर ये ताकत दी गई है कि उसके ऊपर जो चलने वाले क्रिमिनल चार्जेस है उसको भी वेव ऑफ कर सकते हैं। और इसके लिए जो रिकमेंडेशंस है, ये जो पूरा का पूरा काम है, ये रिकमेंड होना चाहिए बाय दी एसआरसीज। एसआरसीज कौन है, स्क्रीनिंग कम रिहेबिलिटेशन कमेटी या सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन कमेटी। ठीक है, इनको राशन कार्ड भी दिया जाएगा और इनको अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में सर्विसेज दी जाएगी।
एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें गवर्नमेंट ने डाला है कि अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति ये सारा बेनिफिट लेने के बाद भाई साहब जाके फिर से नक्सल गतिविधियों में जुड़ गए, तो उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगा या सीज कर लिया जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश की है कि आपको बेसिक बैकग्राउंड दे दूं। यदि आप कमेंट करके कोई डाउट पूछते हैं या आप इस वीडियो पे अच्छा सा मुझे प्यार मिल जाता है, आई विल शेयर द फ्री कंटेंट एंड फ्री नोट्स टू एवरीवन फॉर दिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हिट लाइक कीजिए, डाउट आता है कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।